जय हिंद। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए ये नया बुक यूथ कंपटीशन टाइम्स जो जनवरी 2025 में इसको लॉन्च किया गया है, इसको स्टडी कर रहे हैं। हम लोग पिछला वीडियो में इस बुक का फिजिक्स को स्टडी कर रहे थे। पिछला वीडियो में फिजिक्स का लगभग 70% स्टडी कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी जो बचा हुआ है फिजिक्स का पार्ट आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा कवर कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे, इसके बाद फिर बायोलॉजी को। अगर इस बुक को पूरा स्टडी कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा इस बुक से, क्योंकि इस बुक में जो है अब तक एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो स्टेज 1 का हो या 2 का हो, सभी का क्वेश्चन दिया हुआ है और संपूर्ण उसका व्याख्या भी है। तो यहाँ से बाहर आपको क्वेश्चन एक भी एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेंगे, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पिछला वीडियो में 171 नंबर तक कवर कर चुके थे। अगर उसका वीडियो अभी तक नहीं देखें तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिएगा। आज जो है 172 से आगे कवर करेंगे। ठीक है, 172 में है वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है। यानी कि ये जो है ये प्रकाश चैप्टर चल रहा है। हम लोग पिछला वीडियो में प्रकाश चैप्टर को स्टार्ट करके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हो गया था, जो उसको बंद कर दिए थे। ठीक है, तो आगे हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे प्रकाश चैप्टर को ही। तो क्वेश्चन है वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाले पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रक्षीया कहलाता है। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाले पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है प्रक्षीया कहलाता है। जब प्रकाश के विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तु को छाया बनाती है तब यह छाया एक समान काली नहीं होती है। यह छाया में 2 भाग होते हैं। छाया का मध्य भाग अधिक काला होता है जिसे प्राक्षीया कहा जाता है। प्राक्षीया के चारों ओर का कम काला भाग उपछिया कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं। तो कैसे व्यक्त करते हैं, तो उसको व्यक्त करते हैं प्रकाशिक घनत्व के द्वारा। प्रकाशिक घनत्व के द्वारा उसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब है प्रकाश परिकिरणन। ठीक है, प्रकाश परिकिरणन, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग इसको जब पढ़िएगा सारा डाउट क्लियर होते जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। आगे हैं सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है। इनमें से बताना है कौन सा गलत है। तो ए नंबर में है उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो उसे सम्मानित किया गया था, तो ये सही है। उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, ये भी सही है। उनका जन्म जो हुआ था 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, ये भी सही है। तो गलत क्या हो जाएंगे, आपका डी नंबर हो जाएंगे गलत इनका। उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ये नाइटहुड की उपाधि नहीं दिया गया था, उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कब ये पुरस्कार दिया गया था, तो 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, और 1954 में जो दिया था उसको भारत सरकार के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1930 में उन्हें भौतिक प्रतिष्ठा नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे हैं 175 में इनमें से कौन सा प्रकाश के परिकिरणन का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा है प्रकाश का परिकिरणन का, तो ये आकाश का जो नीला रंग दिखाई देना जो होता है, ये प्रकाश का परिकिरणन के कारण आकाश जो होते हैं नीला दिखाई देता है। जब सूर्य के प्रकाश जो विभिन्न रंगों का मिश्रण है वायुमंडली से होकर गुजरता है तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं धूल एवं धुएं के कणों द्वारा उसका परिकिरण हो जाता है। चूँकि बैंगनी एवं नीले रंग का परिकिरण सबसे अधिक व लाल रंग का सबसे कम होता है, अतः यह नीला व बैंगनी प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है और यही कारण है कि आकाश का रंग जो कैसे दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देने लगता है। ठीक है, आगे हैं 176 में आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण दिखाई देता है। तो किसके कारण से दिखाई देता है, तो प्रकाश का परिकिरण के कारण
आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। प्रकाश का परिकर्णन, ये आपका बी नंबर में जो है वो विकर्णन है। डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रकाश का परिकर्णन। आकाश का नीला रंग प्रकाश के परिकर्णन के कारण होता है। सूर्य से आने वाले प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश, सूर्य से जो आता है श्वेत प्रकाश उसको कहते हैं, सूर्य से आने वाले प्रकाश जो सातों रंग एकजुट में हो तो उसको कहते हैं श्वेत प्रकाश। ठीक है, जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु के अणुओं एक धूल के महीन कणों द्वारा इसकी परिकर्णन हो जाता है। चूंकि बैंगनी व नीले रंग का परिकर्णन सबसे अधिक होता है, अतः यह चारों ओर बिखर जाता है। बिखरा हुआ प्रकाश हमारे आंखों में पहुंचता है और हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश परिकर्णन नहीं हो पाता तथा हमें आकाश किस रंग का दिखाई देता, तो आकाश जो दिखाई देता वो काले रंग का दिखाई देता है ना। अब आगे हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हैं 170 नंबर में उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो ये वाहनों के रिवर मिरर के रूप में किया जाता है, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, साइड मिरर के रूप में। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स का प्रयोग वाहनों में रिवर व्यू मतलब साइड के लिए मिरर के रूप में किया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चिकित्सक कान, नाक, गले आदि के आंतरिक भागों की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आगे हैं गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है उसको, उसके केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको ध्रुव यानी पोल कहा जाता है, ध्रुव यानी पोल। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र बिंदु ध्रुव यानी पोल कहते हैं। गोलीय दर्पण पर 3 नियम कार्य करता है। कौन कौन सा नियम, दर्पण पर टकराने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें इसी माध्यम में वापस लौट आती है। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। आगे हैं वाहनों में रिवर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितने रिपीटेड क्वेश्चन है, कितनी बार इसको पूछा गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। यानी किसी भी वाहनों में साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में चालक द्वारा पीछे के क्षेत्र देखने के लिए रिवर व्यू विंग मिरर के रूप में गाड़ियों में तथा परावर्तक लैंपों में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने का शीशा के रूप में तथा गाड़ी की हेडलाइट, सर्च लाइट, आँख, कान, नाक एवं गले के डॉक्टर द्वारा किया जाता है इसका उपयोग। अब है आवर्धन। वस्तुओं के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तुओं की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है ये रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन, इसका सूत्र क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है। आगे हैं अब प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ये इस बुक में जो है जितना एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ उसी को कवर किया गया है। ठीक है, बाकी ग्रुप डी और अन्य जो रेलवे के एग्ज़ाम हैं उनका क्वेश्चन नहीं लिया है, सिर्फ एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को कवर किया गया है। आगे हैं वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य देखना और वास्तविक सूर्य अस्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य देखने के कारण के लिए
देखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है इसमें से? तो ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्य अस्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? डी नंबर हो जाएगा। 182 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो ये हो जाएगा अस्त होते हुए सूर्य का लाल रंग होना। अस्त होते हुए सूर्य का लाल रंग होना ये प्रकाश का अपवर्तन का नहीं, इसका उदाहरण नहीं है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन का ये जो है ये उदाहरण नहीं है। अस्त होते हुए सूर्य का लाल रंग होना प्रकाश के अपवर्तन का नहीं, ब्लैक प्रकाश का परिकिरण का उदाहरण है। इसका कारण है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणों को वायुमंडलीय से होकर अपेक्षाकृत अधिक दूरियां तय करनी पड़ती है तथा इस प्रकाश से नीले तथा छोटे तरंगदैर्घ्य का आंशिक प्रकाश परिकिरण द्वारा पृथक हो जाता है। अतः केवल लाल यानी प्रकाश का सबसे कम परिकिरणित रंग हमारे आंखों तक पहुंचता है। आगे हैं सितारों की चमक के पीछे क्या सिद्धांत है? सितारे यानी तारों की जो चमक है उसके लिए क्या सिद्धांत है? तो उसका सिद्धांत जो है, पृथ्वी के वायुमंडलीय की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है। इसके फलस्वरूप सितारों की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ए नंबर। सितारों की चमक के पीछे का सिद्धांत है कि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है। इसके फलस्वरूप सितारों की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 184 नंबर है, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? वो किसके उदाहरण है? तो अपवर्तन का प्रकाश का अपवर्तन के कारण चम्मच जो है वो टेढ़ा दिखाई देता है किसी पानी में। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी कारण पानी में पड़ी कोई लकड़ी या चम्मच हमें बाहर से देखने पर तिरछी दिखाई पड़ती है। इसके अन्य उदाहरण में तारों का टिमटिमाना, जल के अंदर पड़ी वस्तुएं तथा तालाब या नदी की तली वास्तविक गहराई से कुछ उठी हुई नजर आना इत्यादि जो है ये प्रकाश का क्या है? ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। आगे हैं 185 नंबर में, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? हीरे की चमक में इनमें से किसका योगदान नहीं है? तो ये हो जाएगा हीरे के निम्न अपवर्तनांक सूचकांक का योगदान नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है? तो ये रिफ्रैक्टिव जो है ये गर्मी के प्रभाव के संबंध नहीं है। गर्मी के प्रभाव से रिफ्रैक्टिव संबंधित नहीं है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो तिरछी आपतित होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्टिव कहा जाता है। रिफ्रैक्टिव मतलब क्या हो गया आपका? अपवर्तन। ठीक है। आगे है, निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तक सूचकांक, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर। अपवर्तक सूचकांक जिसका हिंदी जो होता है अपवर्तक सूचकांक होता है, या फिर अपवर्तनांक जिसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, कहा जाता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुनी कम या अधिक होता है। आगे हैं, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये जो होते हैं नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी कि सीधा सीधी समझो कि ये जो तारे रात को टिमटिमाते हुए नजर आते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से ये टिमटिमाते हुए नजर आते हैं।
इसका व्याख्या है, तारे रात के नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडलीय में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। चूँकि वायु की परतें स्थिर नहीं होती है, इसलिए हमें यह महसूस होता है कि तारे भिन्न भिन्न समय अंतरालों में भिन्न भिन्न स्थितियों में हैं। यही कारण है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारों का अपना प्रकाश होता है। सूर्य जो है ये भी एक तारा है। आगे हैं, सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने से सक्षम होने के बीच के समांतर कितना है? तो कितना होता है? तो ये लगभग जो होते हैं ये 2 मिनट का होता है। कितना होता है? ये लगभग 2 मिनट का। आगे हैं, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होता है? किसके प्रभाव से होता है? तो ये अपवर्तन के प्रभाव से होता है। दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना अपवर्तन के प्रभाव से होता है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वे दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और परिकिरणन का परिभाषा क्या होता है? परिकिरणन, इसके तहत प्रकाश किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखा से विचलित हो जाता है। आगे परावर्तन जो होते हैं, जब प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये जो कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर क्वार्टज 5 कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों से बना प्राकृतिक तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के स्थानांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग मानव शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण अर्थात अंतर्दर्शी में किया जाता है। आगे हैं, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्ट भ्रम होता है, जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो वहाँ पर जो ऐसा जो होता है उसको कहा जाता है मृग मरीचिका कहा जाता है। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने के दृष्टि भ्रम होता है, जहाँ वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसे मृगमरीचिका कहा जाता है। ठंडे प्रदेशों में भी कुछ ऐसे ही स्थिति बनती है जिसे उन्मरीचिका कहा जाता है। रेगिस्तान में मृगमरीचिका के कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब है लेंस जो होते हैं वो दो टाइप का होता है, उत्तल लेंस और अवतल, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है खाली जगह कहलाता है। कौन सा लेंस कहलाता है? वो कहलाता है आपका अवतल लेंस कहलाता है। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस को आप सारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि यह अपने से गुजरने वाले प्रकाश किरणों को अपसारित कर देता है। आगे, जब वस्तु को खाली जगह पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो कहाँ पर? तो ये जो फोकस बिंदु पर लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु जिसे होकर जाने वाले या उसकी ओर आने वाले किरण लेंस में से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यह बिंदु फोकस बिंदु कहलाती है तथा इस बिंदु को लेंस से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस बिंदु पर रखी गई वस्तु अभिसरण लेंस में कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है मानव नेत्र।
इसमें देखते हैं, किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष रोग है तो उसके लिए कौन सा लेंस की ज़रूरत है। तो कौन सा लेंस की ज़रूरत है, तो ये उसको अभिसारी लेंस की ज़रूरत है। अभिसारी लेंस की उसको ज़रूरत है। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले बन जाता है, अतः पास के वस्तु तथा साफ परंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस या फिर अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे हैं, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है। कैसे सही किया जा सकता है, तो ये दृष्टि दोष हैं वो तो सबसे पहले जो हैं वो निकट दृष्टि दोष हैं। अवतल लेंस का उपयोग करके उसको सही किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, अर्थात उसे पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो उसकी आँखों के निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। उसे निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस उपयोग करना चाहिए, अर्थात अवतल लेंस का उपयोग करके दृष्टि दोष को सही किया जा सकता है। आगे हैं, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे क्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है मायोपिया कहा जाता है। इसमें निकट दृष्टि दोष जो होते हैं मायोपिया, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि में यानी कि जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है, निकट की वस्तुएं दिखलाई नहीं पड़ती है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस का। आगे हैं, निकट दृष्टि दोष को खाली जगह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ये मायोपिया कहा जाता है। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को चिकित्सीय भाषा में मायोपिया कहते हैं। इसमें दूर की चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी आती है। मायोपिया की स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के थोड़ा पहले बनता है। इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये जो बुक हैं ये काफ़ी हेल्पफुल बुक हैं। इस बुक में सबसे खासियत बात यह है इस बुक का कि इसमें आपको कहीं भी गलत नहीं दिया हुआ रहता है बाकी बुक के कंपेयर में। ठीक है, दूसरे बुक में बहुत सा ऐसे क्वेश्चन हैं जो गलत दिया हुआ रहता है, इसमें कहीं गलत दिया हुआ नहीं रहेगा और साथ में उसका विश्लेषण भी साथ साथ किया गया है। आगे हैं, मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ये मायोपिया कहा जाता है, मायोपिया। आगे हैं, दृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो किसका उपयोग करके, तो ये उत्तल लेंस का उपयोग करके दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तुओं स्पष्ट दिखाई देता है परंतु नज़दीक की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे है, मानव आँख में मौजूद खाली जगह अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। कौन सा होता है, तो ये पीला भाग जो होते हैं मानव आँख में, तो वो जो होते हैं सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। आगे हैं, आँखों की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँखों की या का खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये समंजन क्षमता कहा जाता है, समंजन क्षमता। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए यह आवश्यक है कि उसे चलने वाले प्रकाश किरणें रेटिना पर ही केंद्रित हो। यदि किरणें रेटिना के आगे या पीछे केंद्रित होगी तो वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। आँखों की फोकस दूरी को समायोजित पर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगर आप पहले साइंस पढ़ लिए होंगे तो आप यहाँ से इसको पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। आगे हैं, प्रकाश आँख में खाली जगह से प्रवेश करता है। कहाँ से ये प्रवेश करता है, तो ये कार्निया से प्रवेश करता है। कार्निया से आँख में प्रकाश कार्निया से होकर ही प्रवेश करता है। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे
का या आइरस कहते हैं। आइरस के बीच में एक छेद होता है जिसे आँख की पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। आइरस का कार्य आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता होता है। आगे हैं प्रकाशिक यंत्र। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एक LED और CFL इसकी वजह से ले रहे हैं। किसकी वजह से ले रहे हैं? तो ये ऊर्जा दक्षता क्या होता है कि LED और जो CFL होते हैं ये ऊर्जा बचत करता है, बिजली को बचत करता है। ये कम पावर में ही ये आसानी से ज़्यादा तेज लाइट देता है। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED, जिसको इसका फुल फॉर्म जो होते हैं लाइट इमिटिंग डायोड होता है, और CFL का कॉम्पैक्ट और इसका होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। इनकी ऊर्जा दक्षता की वजह से ले रहे हैं। LED का मुख्य लाभ जो हैं ये निम्न है इसका। सबसे पहले तो ये ऊर्जा की बचत में LED का उपयोग करता है। इनके छोटे आकार के कारण इन्हें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में लगाना संभव हो जाता है। अन्य प्रकाश स्रोतों की अपेक्षा LED बहुत कम विकिरण करते हैं, यानी कि LED का जो होते हैं विकिरण जो करता है ये बहुत कम करता है। इसका जो सफ़ेद वाइट कलर का इसका रोशनी होता है। दूसरे फ्लोरोसेंट लैंप की तरह LED में मरकरी नहीं होता है। इस कारण इसकी विषैले होने का संभावना भी कम होता है, तो इसलिए इसका उपयोग किया जा रहा है। आगे हैं इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का उपयोग होता है? इसमें से किस में होता है? तो ये माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए, यानी छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप में केवल उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सूक्ष्मदर्शी जिसको कहा जाता है, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग जीव विज्ञान, सेल विज्ञान, माप विज्ञान, क्रिस्टल विज्ञान एवं धातु और प्लास्टिक के अध्ययन हेतु किया जाता है, जबकि कार के हेडलाइट और फ्लैश लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे हैं थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं। क्यों विशेष रूप से चश्मे पहनना पड़ता है? क्योंकि 3D फिल्म जो होते हैं, 3D फिल्में विशेष रंग के इस्तेमाल करती है जो मानव आँखों द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसमें थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनना होता है, क्योंकि 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती है जो मानव आँखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे हैं पेरिस्कोप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये साधारण शीशा जिसको हम लोग चेहरा देखने के लिए करते हैं उपयोग, वही शीशा का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर वातावरण को देख सकता है। इसमें साधारण शीशा का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या फिर इंद्रधनुष। सूर्य की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभक्त कर सकता है? कौन कर सकता है? तो ये प्रिज्म जो होते हैं उसके संघटक रंगों को वो 7 रंगों में विभक्त कर देता है ना। प्रिज्म जो होते हैं, प्रिज्म सूर्य की रोशनी को उसके संघटक रंगों में विभक्त करता है। इस प्रकार की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम जो हैं वो इस प्रकार का है। आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होता है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ाने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। अतः लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है।
आगे है फ्रिज में क्या करता है। फ्रिज में क्या करता है, तो फ्रिज में जो है यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश का तितिर बितर करता है, यानी कि वो बिखार देता है। जब किसी फ्रिज में से कोई प्रकाश आता है तो वो क्या करता है, वो प्रकाश को बिखर देता है। फ्रिज में अपने जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितिर बितिर करता है। प्रिज्म का उपयोग प्रकाश के संघटक, उसके संघटक वर्णक्रमीय रंगों, यानी कि इंद्रधनुष के रंग बैगनी, कौन कौन से रंग होते हैं इसमें इंद्रधनुष में, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यानी कि ये 7 रंग होते हैं, उसमें छोड़ने के लिए किया जा सकता है। प्रकाश के परावर्तन अथवा प्रकाश के विभिन्न ध्रुवीकरण वाले संघटकों में विभाजित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सभी क्वेश्चन, अगर आप साइंस पहले पढ़ चुके हैं तो सभी क्वेश्चन आप लोग देख के ये पता कर लगता होगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं है जो हमसे नहीं बन सकता है। तो बस रिवीजन करते रहिए, एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन बना के आएंगे, ठीक है। बस रिवीजन चालू रखिएगा, छोड़ना है मत, प्रैक्टिस करते रहिए। सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे हैं वर्णक्रम में कौन से 2 रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करता है। कौन करता है, तो ये करता है बैगनी और लाल। बैगनी और लाल, यानी कि बैगनी जो है वो सबसे शुरू में है और लाल जो होते हैं वो सबसे लास्ट में है। बैगनी क्या है, वो शुरू में, और लाल जो है सबसे लास्ट में। स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं, इसके दोनों सिरों पर बैगनी और लाल रंग का निर्माण होता है। वर्णक्रम जो होते हैं इस प्रकार, पहले बैगनी आता है, इंडिगो, नीला, हरा, लाल, नारंगी, पीला, नारंगी, लाल। इसको शॉर्ट में कैसे नाम याद रखते हैं, VIBGYOR, वैग्योर के नाम से इसको याद कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये बचपन में आप लोग 10th में पढ़ाई होगा, उससे आप याद ही होगा। अगर याद नहीं है तो इसको याद कर सकते हैं। जल की बूंदों से खाली जगह होकर इंद्रधनुष बनता है। कैसे बनता है ये, प्रकाश के प्रतिबिंब एवं अपवर्तन से। प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन से, जल के बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। आगे हैं, जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन से रंग सबसे कम विपतित होता है। कौन सा होता है, तो लाल रंग। लाल रंग का जो होते हैं सबसे कम विपतित होता है। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम तथा बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। अतः लाल रंग की विक्षेपण या विपतन सबसे कम तथा बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। विपतन जो होते हैं विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। प्रकाश के प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। प्रकाश के प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहला व्यक्ति जो था वो आइजक न्यूटन था। आइजक न्यूटन प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति आइजक न्यूटन थे। जब सफेद प्रकाश की किरण को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्योंकि सभी रंग जो हैं, सभी रंग की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है। यह बात को बताने वाले पहले व्यक्ति आइजक न्यूटन थे। बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और यह सबसे अधिक विचलित होता है। प्रकाश का श्वेत प्रकाश के बैगनी व आकाश में श्वेत प्रकाश के बैगनी व नीले रंग के अधिक परिकिरण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है। आगे हैं, ये चैप्टर प्रकाश जो है, प्रकाश चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अब है अगला चैप्टर विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसको भी देखते हैं। विद्युत का पहला क्वेश्चन है, वोल्टेज
को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा होगा। कुल धारा किस तरह से होगा, तो वो घट जाती है, धारा क्या होगा, घट जाएगा। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा घट जाती है। आगे है इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर दर्शाता है। न्यूट्रल वायर किस कलर का होता है, तो ये नीला कलर का होता है, ठीक है, नीला कलर का। तार का रंग और उसको प्रयोग इस प्रकार से दिया हुआ है। लाल रंग का जो होता है तार वे विद्युतमय के लिए प्रयोग किया जाता है। नीला या काला जो होते हैं उदासीन के लिए किया जाता है, और हरा जो होता है वह भूतार के लिए प्रयोग किया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय कलर का दिया हुआ है। आगे हैं विभिन्न विद्युत परिपथ के सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका फ्यूज कहलाता है। फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ की अत्यधिक विद्युत प्रवाह से सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज को सर्किट के माध्यम से करंट प्रवाह की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया जाता है। जब विद्युत परिपथ में करंट कुछ अधिकतम मात्रा से अधिक हो जाता है तब यह फ्यूज के तार को जला देता है ताकि परिपथ का कोई अन्य उपकरण नष्ट ना हो। फ्यूज का तार टीन और सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज का जो तार बना होता है, आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, फ्यूज का तार जो बना होता है किसका, सीसा और टीन का मिश्र धातु से, सीसा और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। अब आगे हैं विद्युत धारा। एसी और डीसी किसका रूप होता है, एसी और डीसी किसका रूप होता है, ये जो होता है धारा का प्रवाह का होता है। एसी और डीसी चार्ज के प्रवाह या धारा के रूप होते हैं। यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता रहता है तो इसे दृष्ट धारा यानी डीसी कहते हैं। और यदि धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समांतर रूप से आगे और पीछे होता है तो इसे धारा को परिवर्ती धारा यानी कि एसी धारा कहलाता है। विद्युत धारा का मात्रक जो होते हैं एम्पियर होते हैं। आगे हैं विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध के संबंध करने वाले नियम को खाली जगह कहते हैं। क्या कौन सा नियम है इसका, तो ये जो नियम है जूल का नियम कहलाता है, जूल का नियम। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध के संबंध करने वाले नियम को जूल नियम कहते हैं। विद्युत धारा के प्रभावित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारक द्वारा उत्पन्न किए गए व्याधन को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और आदर्श मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0 होना चाहिए। केपलर नियम के अनुसार जो है वो सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होता है तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक में होता है। और लेंज नियम जो है इस प्रकार है। लेंज नियम, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होते हैं। इसे लेंज का नियम कहते हैं। अब आगे हैं विद्युत चालकता ओम का नियम। विद्युत का चालकता और ओम का नियम। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश को स्थानांतरण में हुआ कार्य खाली जगह कहलाता है। क्या कहलाता है, यह कहलाता है आपका विभवांतर कहलाता है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को वोल्ट मापी द्वारा मापा जाता है। और विभवांतर यानी V इक्वल टू क्या होता है, कार्य बटे आवेश, यानी V इक्वल टू W बटे Q होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको मदद करेगा ये। आगे हैं इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है, इनमें से बताना है इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। तो मानव शरीर जो है आपका इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। यानी इंसुलेटर किसको कहा जाता है, तो ये विद्युत रोधी को कहा जाता है। विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है या जिनमें से होकर समान स्थितियों में बहुत कम धारा प्रभावित होता है, जैसे कि रबर, हीरा, कांच, पीवीसी, सूखी लकड़ी, बेकेलाइट इत्यादि जो हैं। जबकि मानव शरीर का जो है इसका उदाहरण नहीं है। आगे हैं 5
ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा? तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्टेज। ओम्स लॉ के अनुसार भी समानुपाती आई यानी वोल्टेज समानुपाती धारा, यदि धारा का मान बढ़ता है तो उसी अनुपात में वोल्टेज भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब आगे हैं रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। सीरीज में 4 प्रतिरोध को उनमें से प्रत्येक 1/4 ओम के हैं, ये का प्रयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? अधिकतम कितना प्रतिरोध को इसको में बनाया जा सकता है? तो इसको एक ही प्रतिरोध बनाया जा सकता है। एक प्रतिरोध किस प्रकार से आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं 1/4 ओम को अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी कि सभी को लॉस लेंगे तो 4 आ जाएगा और ऊपर में 4, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक ही ओम बनेगा। आगे हैं विद्युत यंत्र। इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? कौन बदलता है? तो बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और बैटरी जो है बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे हैं जनरेटर वह उपकरण है जो खाली जगह परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वे बदलता है। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत जनित्र यानी जनरेटर जो होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसको कहा जाता है, जिसे डायनमो भी कहते हैं, यह एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत इसमें काम करता है। विद्युत मोटर इसके विपरीत विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे हैं एक जनरेटर खाली जगह रूपांतरित करता है। किस में रूपांतरित करता है? ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर इक्वल टू जो दिया हुआ है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तापीय युग में जो होते हैं वो ताप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो कौन है? तो ये आपका है जनरेटर जो है ये आपका चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। विद्युत जनरेटर जो है एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। यह माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये डायनमो का उपयोग किया जाता है। आगे कुछ उपकरण और उसका ऊर्जा का रूपांतरण दिया हुआ है। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। फोटो सेल जो होते हैं प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके देता है। आगे हैं बिजली की मोटर खाली जगह रूपांतरित करता है। बिजली की मोटर किस में रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आगे हैं खाली जगह द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा रेक्टिफायर यानी दृष्टिकारी द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग रेडियो, टीवी, माइक्रोवेव आदि में किया जाता है। अर्धचालक डायोड के आने के पहले निर्वात नलिका डायोड या कॉपर ऑक्साइड के रेक्टिफायर को प्रयोग किया जाते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? किस उपकरण को
तो ये दृष्टिकारी को प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए दृष्टिकारी का प्रयोग किया जाता है। प्रतिवर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलता रहता है, वह दृष्टि धारा अपने प्रवाह की दिशा नहीं बदलती है। संधारित्र का उपयोग विद्युत आवेश अथवा स्थिर विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। धारा नियंत्रक जो है वह जो करंट को नियंत्रित करके रखता है। कैलोरीमीटर जो होते हैं वो ऊष्मा को मापता है। आगे हैं विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एमीटर कहा जाता है। एमीटर विद्युत धारा का परिमाप एमीटर को मापा जाता है, एमीटर से मापा जाता है। किसी परिपथ में उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर से तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर यानी वोल्टेज मापा जाता है। मीटर दूरी या लंबवत मापने की इकाई होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं आधुनिक विद्युत जनरेटर खाली जगह सिद्धांत पर कार्य करता है। आधुनिक विद्युत जनरेटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर विद्युत जनित्र या विद्युत जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के काम आती है। इसके लिए यह प्राय माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर इसके विपरीत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत ऊर्जा को तापीय प्रभाव का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये पंखे का कार्यशीलता। चालक का प्रतिरोध चालक में धारा बहने की रुकावट डालता है, जिससे गतिशील इलेक्ट्रॉन निरंतर चालक के परमाणुओं से टकराता है तथा इस प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा चालक के परमाणुओं के स्थानांतरित करता है, इसके कारण चालक का ताप बढ़ जाता है। चालक के ताप बढ़ने की इस घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग घरेलू उपकरणों जैसे बल्ब, विद्युत प्रेरण, विद्युत केतली, विद्युत हीटर, ट्यूब लाइट आदि में किया जाता है। पंखों की कार्यशीलता विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। आगे हैं वोल्टमीटर एक ऐसे यंत्र हैं जो खाली जगह की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो किसकी? तो ये विभवांतर की उपस्थिति को पता लगा सकता है। वोल्टमीटर एक ऐसे यंत्र हैं जो किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर की उपस्थिति का पता लगा सकता है। एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मात्रक होते हैं वोल्ट तथा एक अदिश राशि है। आगे हैं किसी वस्तु पर विद्युत आवेश का उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु का विद्युत आवेश का उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह किसी परीक्षण वस्तु पर कूलाम्ब या इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के कारण इसकी गति से आवेश का पता लगता है। इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग उच्च वोल्टेज स्रोत जैसे स्थैतिक बिजली और इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन के साथ किया जाता है। उल्लेखनीय है कि एक उपकरण जो विद्युत आवेश को मात्रात्मक रूप से मापता है उसे इलेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। आगे हैं पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत खाली जगह पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो ये फैराडे के नियम पर ये आधारित है। आगे हैं विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये फिलामेंट कहा जाता है। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को फिलामेंट कहा जाता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन धातु का तार का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन धातु का, ठीक है, याद रखिएगा इसको। कौन सा धातु का? टंगस्टन धातु का। टंगस्टन धातु का क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक जो होता है ये उच्च होता है। गलनांक जो होता है उच्च होता है। अब है विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल।
निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो ये बैटरी का उपयोग किया जाता है। उपकरण और ऊर्जा रूपांतरण दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करके देता है। प्रकाशीय सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन सा उपकरण? तो ये बैटरी जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल के देता है। विद्युत बल्ब इस विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रेडियो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला चैप्टर है चुंबकत्व। ठीक है, चुंबकत्व, इसको भी देखते हैं। एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है? किसे आकर्षित नहीं करता है? तो ये कांसा को आकर्षित नहीं करता है। चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसको कहेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होता है, जैसे जस्ता, चांदी, कांसा, तांबा, सोना, हीरा आदि। इसको क्या कहेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। आगे अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ किसको कहेंगे? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली चुंबकित होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, कॉपर, क्लोराइड इत्यादि। ये कौन सा हो जाएगा? ये अनुचुंबकीय पदार्थ। आगे हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होगा? वे पदार्थ जो चुंबकित क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकीय हो जाते हैं, उसको कहेंगे लोह चुंबकीय पदार्थ, जैसे कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि। आगे हैं जब किसी तार से होकर धारा प्रभावित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? तो ये गया था थॉमस एल्वा एडिसन का। ये गया था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेंड का गया था। ठीक है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रभावित होता है तो चालक के चारों ओर गतिशील आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप चालक तार के पास रखी कंपास सुई विक्षेप होता है। इस घटना के बारे में सर्वप्रथम क्रिश्चियन ऑस्टेंड ने बताया। आगे है मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? किस दिशा की ओर? ये उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर। उत्तर दक्षिण 2 पोल ही होता है ना, एक उत्तर और एक दक्षिण, तो ये उत्तर दक्षिण की ओर इशारा करता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। उत्तर दिशा सूचित करने वाले ध्रुव को चुंबक का उत्तरी ध्रुव या धनात्मक ध्रुव तथा दक्षिण दिशा की सूचित करने वाले ध्रुव को चुंबक का दक्षिणी ध्रुव या ऋणात्मक ध्रुव कहते हैं। आगे हैं एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा खाली जगह दिशा में संरेखित होता है। किस दिशा में होता है? तो ये जो होता है आपका उत्तर दक्षिण में होता है। उत्तर दक्षिण में निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो किस में नहीं है? तो एल्युमिनियम में नहीं होता है। एल्युमिनियम एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसलिए इसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। अस्थायी चुंबक का गुण लोह चुंबकीय पदार्थ में होता है, जैसे कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट। चुंबक पत्थर एक प्रकार की प्राकृतिक चुंबक है जो अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, आगे हैं निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो ये ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, यह कथन असत्य है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमेशा नॉर्थ और साउथ ध्रुव की ओर रहता है। यह एक अस्थायी चुंबक है, इसकी क्षमता को बदला जा सकता है। इनके पोलों में विभिन्नता भी होती है। आगे हैं वे मेटल
जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो ये फैराडे के नियम पर ये संचालित होते हैं। जो अभी कभी गए होंगे हवाई अड्डों में तो वहाँ पर सामान वामान का डिटेक्ट करता है कि कोई सामान, कौन सा सामान लेके जा रहे हैं, तो वो डिटेक्ट करके बताता है। तो वो कौन सा नियम के आधारित हैं? तो वो फैराडे के नियम। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम जो है वो प्रथम नियम था। जब किसी कुंडली से संबंध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वह कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और द्वितीय नियम जो है वह है प्रेरित विद्युत वाहक बल चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन की दर को अनुक्रमणपाती होता है। ट्रांसफार्मर, विद्युत जनित्र, मेटल डिटेक्टर आदि इस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आगे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप्स भी कहा जाता है और एक छोटा प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो खाली जगह से बना होता है। किसका बना होता है? तो ये सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन। एकीकृत परिपथ में आईसी चिप का इस्तेमाल होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का एक समूह है जो सिलिकॉन का बना होता है। आगे हैं जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः खाली जगह किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो ये अर्धचालक में किया जाता है। अर्धचालक में जर्मेनियम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? अर्धचालक में। आगे हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविज़न खाली जगह छोड़ती है। कहाँ पर? तो ये रेडियो तरंग छोड़ती है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविज़न रेडियो तरंग छोड़ती है। एक्स किरण एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य जो होते हैं 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक होती है। यह चिकित्सा के निदान के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इसके अन्वेषक विलियम रॉन्टेजन हैं। आगे हैं डायोड को एक खाली जगह के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। डायोड एक रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दृष्ट धारा यानी डीसी में बदलने की कार्य करता है। आजकल बहुत से उपकरण जैसे रेडियो, टीवी, माइक्रोवेव आदि दृष्ट धारा से ही चलते हैं, जबकि बाहर से इन्हें प्रत्यावर्ती धारा की दी जाती है। एसी को डीसी में बदलने के लिए ठोस अवस्था डायोड यानी सिलिकॉन डायोड, निर्वात ट्यूब डायोड, मरकरी आर्क बल्ब, सेलेनियम डायोड आदि का प्रयोग किया जाता है। आगे हैं आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स का। आज ये पूरा बुक को कवर करने वाले हैं, तो धैर्य से पूरा जरूर देख लीजिएगा इसको। अगला वीडियो जो आने वाला है वो केमिस्ट्री का आएगा, उसका भी मास्टर वीडियो बनाया जा रहा है, तो उसका भी वीडियो जब भी आएगा वो 2 घंटा प्लस ही आएंगे, ठीक है। तो उसको भी धैर्य से जरूर पूरा देख लीजिएगा। एक्स-रे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए प्रयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा किया गया था? तो विल्हेम रॉन्टिजन के द्वारा किया गया था। विल्हेम रॉन्टिजन के द्वारा। एक्स-रे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, इसकी खोज विल्हेम रॉन्टिजन ने किया था। नील बोर तथा रदरफोर्ड ने मिलकर परमाणु संरचना की खोज की थी। आगे हैं सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा खाली जगह का उपयोग करती है। किसका उपयोग करता है? तो ये फोटोवोल्टिक सेल करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। सौर पैनल फोटोवोल्टिक प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव जिसको कह सकते हैं के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य के प्राप्त प्रकाश ऊर्जा यानी फोटोन का उपयोग करते हैं। फोटोवोल्टिक प्रणालियों का उपयोग ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड अनुप्रयोग का अंतरिक्ष यान पर सौर पैनलों के लिए किया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? किस प्रकार की किरणें? तो एक्स किरण जो होते हैं पृथ्वी के वायुमंडलीय
वायुमंडलीय में प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि ओजोन परत इसको रोक लेता है। एक्सरे पृथ्वी के वायुमंडलीय में प्रवेश नहीं कर पाती है। एक्सरे का एक प्रकार विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जिसकी तरंगदैर्घ्य जो होते हैं 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁸ मीटर तक होती है। यह चिकित्सा के निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। आगे हैं सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ है, सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या होता है? ये होता है सीटी का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है। ठीक है, सीटी स्कैन का मतलब, सीटी स्कैन का अर्थ है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। यह एक विशेष एक्सरे तकनीक है जिसमें अंग संबंधित पतली से पतली तहों के कई एक्सरे लिए जाते हैं। एक्सरे की खोज विल्हेम रोंटेजन यानी जर्मनी के रहने वाले ने की थी। ऑस्टिजन एक विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो यह किया गया था 1950 में। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले 1905 में किया गया था, 1905 में प्रस्तावित किया गया तथा द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक संबंध यानी कि E=mc² स्थापित किया, जिससे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए दिया गया था। आगे है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको नैनो मिशन कहा जाता है। मिशन की शुरुआत खाली जगह में की गई थी। कब किया गया था? तो ये 2007 में इसको शुरू किया गया था। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2007 में की गई थी। इसका कार्यान्वयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान के प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। नैनो मिशन के नेतृत्व में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारत नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रकाशनों के मामले में विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। आगे है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सूर्य की ऊर्जा को किस माध्यम से उत्पन्न होता है? सूर्य की ऊर्जा जो है किस माध्यम से उत्पन्न होता है? तो ये नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य ऊर्जा उत्पन्न होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, जिसमें 4 हाइड्रोजन के अणु एक हीलियम बनाता है और उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से निर्गत ऊर्जा विसरित होता है। सूर्य की ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा ऊर्जा और ऊर्जा का एक भाग है। किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ब्रह्मांड में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा कहलाती है। आगे है परमाणु विखंडन खाली जगह की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? तो एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंडों में टूटना। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया में एक भारी परमाणु नाभिक में टूटकर अपने उपखंड बनाता है। इसी विखंडन अभिक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टियाँ बनाई गई है। आगे है न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम किनकी एक संयुक्त पहल थी? किनकी थी ये? तो ये था भारत और ब्रिटेन का। न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम भारत और ब्रिटेन का एक संयुक्त पहल थी। न्यूटन भाभा फंड का उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में चुनौतियों का संयुक्त समाधान खोजने के लिए ब्रिटेन और भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार क्षेत्रों को एक साथ लाना था। आगे है परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए खाली जगह प्रयोग किया जाता है, जो खुद की विखंडन के बिना न्यूटन आवेशित करती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कैडमियम। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना
न्यूट्रॉन आवेशित करती है। ग्रेफाइट तथा भारी पानी का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, जबकि कैडमियम की छड़ का उपयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है। कैडमियम की छड़ न्यूट्रॉनों की आवेशित करती है, जिसके द्वारा विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित व अस्थायी बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड यानी कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? तो ये क्या काम करती है? तो ये काम करती है चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन की अवशोषित करती है। अतिरिक्त न्यूट्रॉन जो होते हैं उसको अवशोषित कर लेता है। एक परमाणु रिएक्टर ऐसा उपकरण है जो निरंतर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। यूरेनियम और प्लूटोनियम को विखंडन दर को नियंत्रित करने के लिए परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ का उपयोग किया जाता है। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ यानी कैडमियम छड़ जिसको कहते हैं, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए आंतरिक न्यूट्रॉन को आवेशित करती है। आगे हैं, खाली जगह ने एटम बम का आविष्कार किया था। किसने किया था? तो ये जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बम का आविष्कार किया था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय परमाणु बम के निर्माण के लिए आरंभ की गई मैनहट्टन परियोजना के निर्देशक थे। सैमुअल कोहन न्यूटन बम की खोज करता थे। सैमुअल कोल्ट जो था ये रिवाल्वर का खोज करता थे। ये आगे है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? किसका? तो ये बोरन का। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट भारी पानी यानी जिसको भारी पानी को D2O कहा जाता है तथा सामान्य जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, जबकि कैडमियम तथा बोरॉन की छड़ों का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आगे भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? ये किया था 1974 में। 1974 में किया था। 18 मई 1974 में भारत अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया तथा दुनिया के परमाणु संपन्न देशों की श्रेणी में शामिल हो गया। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया। एक भूमिगत परमाणु परीक्षण था। यह परीक्षण को इसाइलिंग बुद्धा कुट नाम दिया गया था। इस परीक्षण के दौरान भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। आगे हैं, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? इस्माइलिंग बुद्धा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इस्माइलिंग बुद्धा या बुद्ध मुस्कुराए भारत द्वारा किए गए प्रथम सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम यानी कूट नाम था। यह सफल परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी को पोखरण परमाणु परीक्षण रेंज राजस्थान में किया गया था। इसको आगे हैं, 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने तथा एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया। इनके इस कार्य यानी प्रोजेक्ट का क्या नाम था? इसका मैनहट्टन परियोजना। मैनहट्टन प्रोजेक्ट दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने का मिशन था। 1942 ईस्वी में ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का प्रमुख बनाया गया। ये अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्हें परमाणु बम के पिता के रूप में भी जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लॉस एलामोस प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने ओपेनहाइमर को नेतृत्व में पहला कृत्रिम परमाणु विस्फोट किया, जिसे ट्रिनिटी नाम दिया गया। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के साथ ही यह परियोजना समाप्त कर दी गई। आगे है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो कौन है? तो यह है हाइड्रोजन बम है। ये है हाइड्रोजन बम।
थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का उदाहरण हाइड्रोजन बम है। अत्यधिक उच्च तापमान पर होने वाली परमाणु प्रतिक्रियाओं को थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया कहा जाता है। इस प्रतिक्रिया का उपयोग हाइड्रोजन बम बनाने में किया जाता है। आगे है भारत का पहला परमाणु विस्फोट का स्थल पोखरण। पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। पोखरण राजस्थान के जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्ष 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण यहाँ से किया गया, जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा यानी मुस्कुराते बुद्ध था। वर्ष 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया, जिसका कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। आगे ही इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? किसको? तो ये ई रदरफोर्ड आइंस्टाइन रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। नाभिकीय भौतिकी यानी भौतिकी का वह क्षेत्र जहाँ परमाणु नाभिक और उसके घटकों और उनकी अंत प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। नाभिकीय भौतिकी का उद्देश्य मुख्यतः परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कर बिजली उत्पादन करने से है। आगे हैं भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के खाली जगह जिले में स्थित है। कहाँ पर है? तो ये जैसलमेर, राजस्थान जैसलमेर में स्थित है। भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण रेंज जैसलमेर में किया था। इस परमाणु परीक्षण में स्माइलिंग बुद्धा कोड के नाम दिया गया था। आगे हैं IAEA का मुख्य कार्य क्या है? IAEA का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य है, यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा को शांतिपूर्ण प्रयोग को बढ़ावा देता है, ठीक है। इसका IAEA का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। एक स्वायत्त विश्व संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग निश्चित करना है। यह परमाणु ऊर्जा को सैन्य उपयोग को रोकने में प्रयासरत रहती है। इस संस्था को गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसके मुख्यालय वियना यानी ऑस्ट्रिया में हुआ। आगे हैं 1998 में भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरण का परीक्षण खाली जगह में किया गया था। कहाँ पर किया गया था ये? तो ये पोखरण में किया गया था। ये कहाँ पर किया गया था? ये पोखरण में। भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण वर्ष 1974 में राजस्थान के पोखरण में हुआ था। इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। लगभग 24 वर्ष पश्चात भारत ने दूसरी बार पोखरण में ही 11 मई और 13 मई 1998 ईस्वी को 5 परमाणु परीक्षण किए, जिसका कूट नाम ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। इस परमाणु परीक्षण के शक्ति देश के तत्काल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। आगे है नाभिकीय संलयन 2 या 2 से अधिक प्रकार के नाभिकियों को संयोजन की प्रक्रिया है। परमाणु संलयन के लिए आवश्यक तापमान लगभग क्या है? तो क्या है इसका आवश्यक तापमान? ये है आपका 100 मिलियन के। कई छोटे नाभिकीय एक बड़े नाभिकीय में संयोजन होने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक तापमान लगभग 100 मिलियन केल्विन होता है। इस प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक उच्च मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सौर ऊर्जा के स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। आगे है नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो ये यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग
नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो ये यूरेनियम नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप बहुत अधिक ऊर्जा व 3 नए न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करता है। ये नव उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिक को विखंडित करते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इसी श्रृंखला को अभिक्रिया को नियंत्रित कर परमाणु रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है? इसमें से किस का उपयोग किया है? तो ये किया है नाभिकीय संलयन का। किसका उपयोग किया है? नाभिकीय संलयन का उपयोग किया है। चीन का कृत्रिम सूर्य यानी कि जो वो खुद से बनाया है सूर्य को, तो उसमें नाभिकीय संलयन का उपयोग किया है। नाभिकीय परमाणु संलयन रिएक्टर हैं जिसे HL2M टोकामक रिएक्टर कहा जाता है। यह परमाणु संलयन रिएक्टर चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन औद्योगिक अनुसंधान उपकरण है, जिसे प्रचंड गर्मी और शक्ति प्रदान के कारण कृत्रिम सूर्य कहा जाता है। यह रिएक्टर गर्म प्लाज्मा के एक निहित लूप में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों को सक्रिय करके शक्ति उत्पन्न करता है, जो 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तक पहुंच सकता है। यह सूर्य को कोर की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक गर्म है। आगे हैं, इनमें से कौन से भारत एवं विश्व का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया? तो कौन है ये? तो ये कामिनी है। कामिनी यानी कल्पक जिसको कहा जाता है, कल्पक मिनी भारत के पहला परमाणु रिएक्टर हैं जिसमें U-223 के ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए वार्क द्वारा डिज़ाइन किया गया। कामिनी यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाले विश्व का प्रथम रिएक्टर है। अब हैं आविष्कार और आविष्कारक। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था? तो ये किया था प्रोफेसर GMB डॉप्सन ने किया था। प्रोफेसर GMB डॉप्सन ने ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया। ओजोन गैस परावैंगनी किरणों के पृथ्वी पर आने से रोकती है। परावैंगनी किरणों से चर्म कैंसर होता है। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापते हैं। ओजोन परत की सर्वाधिक नुकसान जो होते हैं CFC गैस से होते हैं। आप यहाँ से क्वेश्चन इसको याद रख सकते हैं। ओजोन परत की मोटाई किस में मापा जाता है? तो डॉप्सन में मापा जाता है। याद रखिएगा इसको, डॉप्सन में। आगे है, टेलीफोन का आविष्कार खाली जगह में किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1876 में स्कॉटिश वैज्ञानिक ने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार जून 1876 में किया था। इसके बाद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने मार्च 1877 को इसके पेटेंट अपने नाम कर दिया। टेलीफोन के आविष्कार ने संचार की प्रणाली को बदल कर रख दिया। आगे है, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो यह टेलीफोन का आविष्कार कौन किया है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। आगे हैं, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? इनमें से कौन था? तो ये जूलियस ओपनहीमर था। परमाणु बम मुख्यतः नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जूलियस ओपनहीमर। आगे हैं, थॉमस क्विलफोर्ड अल्बर्ट खाली जगह के आविष्कार से जुड़े हैं। तो किससे आविष्कार से जुड़े हैं? तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर। थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट जो हैं ये क्लिनिकल थर्मामीटर से रिलेटिव हैं। जेकिरियस जेनसन जो हैं ये माइक्रोस्कोप से रिलेटिव हैं, यानी कि इसका आविष्कार रखें। ठीक है, रेने लेनक जो हैं ये स्टेथोस्कोप का आविष्कारक हैं। विल्हेम रोंटेजन जो हैं एक्सरे मशीन का आविष्कारक हैं। यहाँ से इसको याद रखिएगा, इसको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में।
एंटोनियो मेओसी खाली जगह के आविष्कार से संबंधित हैं। किससे आविष्कार हैं? तो ये टेलीफोन से संबंधित हैं। एंटोनियो मेओसी का संबंध टेलीफोन के आविष्कार से हैं। इनका जन्म 13 अप्रैल 1808 ईस्वी में इटली में हुआ था। इन्होंने टेलीफोन को पेटेंट के लिए आवेदन किया था, लेकिन इन्हें न मिलकर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को मिला। आगे, पहले पेट्रोल से चलने वाले कार का इंजन खाली जगह द्वारा बनाया गया। कब? किसके द्वारा? ये कार्ल बेंज के द्वारा। पहले पेट्रोल से चलने वाले कार इंजन कार्ल बेंज द्वारा बनाया गया था। कार यानी वाष्प का खोज निकोलस गुकनाल तथा कार यानी आंतरिक दहन की खोज सेमुअन ब्राउन ने की। मोटरसाइकिल की खोज जो किया था वो डेमलर ने 1885 में किया था। आगे हैं, बैंड एंड का आविष्कार किसने किया था? बैंड एंड का आविष्कार तो ये अर्ल डिक्सन ने किया था। अर्ल डिक्सन ने। बैंड एंड का आविष्कार थॉमस एंडरसन और जॉनसन एंड जॉनसन के कर्मचारी अर्ल डिक्सन द्वारा 1920 में किया। कार्ल डिक्सन ने यह आविष्कार अपनी पत्नी जोसेफन के लिए किया था, जो खाना पकाने के दौरान अक्सर खुद को काट और जला लेती थी, इसलिए किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कपूर ने किया था। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मेट्रोला के सीनियर इंजीनियर मार्टिन कपूर ने किया था। आगे हैं, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बाईफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बाईफोकल दो विशिष्ट ऑप्टिकल क्षमता वाले लेंसों के संयोजन के द्वारा बना चश्मा है। बाईफोकल का प्रयोग आमतौर पर ज़रा दृष्टि दोष वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। इसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया था। आगे हैं, पिस्तौल यानी रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था सैमुअल कोल्ट ने किया था। पिस्तौल यानी रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था। सैमुअल कोल्ट एक प्रसिद्ध अमेरिकी आविष्कारक, उद्योगपति एवं शिकारी थे। आगे हैं, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? लेविस वाटरमैन ने। फाउंटेन पेन केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करने वाले युक्ति हैं। इसका आविष्कार सन 1884 में अमेरिकी आविष्कारक लेविस वाटरमैन ने किया था। वाटरमैन न्यूयॉर्क में स्थित वाटरमैन पेन कंपनी के संस्थापक भी थे। आगे हैं, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो विलिस कैरियर के द्वारा। सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका उपयोग विलिस कैरियर द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं, सिलाई मशीन के रूपांतरित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया? पेटेंट जो है किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया था एलायस होवे को किया गया। एलायस होवे इसका जन्म हुआ था 9 जुलाई 1819 को। एक अमेरिकी व्यवसायी थे जिन्हें सन 1846 ईस्वी में सिलाई मशीन का लॉकट्रिच डिज़ाइन के पहले अमेरिकी पेटेंट पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमेरिकी की एक टेक्सटाइल कंपनी में बतौर प्रशिक्षु शुरू की थी। आगे हैं, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कार किसको माना जाता है? तो गैलीलियो को माना जाता है। गैलीलियो को थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो को माना जाता है। कोपरनिकस जो किया था
कोपरनिकस सूर्य केंद्र सिद्धांत पर आधारित हैं। आइजैक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम पर हैं। और जोहानसन केपलर जो हैं वो ग्रही गति का नियम है, ग्रहों की गति के नियम पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है निम्नलिखित तकनीकी आविष्कार में से कौन सबसे पहला हुआ था। तो इसमें से कौन सबसे पहले हुआ था, तो ये दूरबीन का जो आविष्कार सबसे पहला हुआ था। दूरबीन का सर्वप्रथम निर्माण सन 1608 के लगभग हॉलैंड निवासी हैंस लिपरेसी नामक व्यक्ति ने की। इसके बाद क्रमशः गैलीलियो, केपलर, हाइगेंस, ब्रैडली, ग्रेगरी और न्यूटन आदि ने दूरदर्शी को व्यवस्थित यंत्र के रूप में विकसित किया। आगे टेलीग्राफ का सर्वप्रथम प्रयोग स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर माडिसन ने 1753 में किया। इसके मूर्त रूप देने में ब्रिटिश रोनाल्ड का हाथ था, जिन्होंने सन 1838 में तार द्वारा खबरें भेजने का व्यवहारिकता का प्रतिपादित सार्वजनिक रूप से किया। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल यूएसए ने 1876 में किया था। ये ग्राहम बेल कहाँ के थे, यूएसए का था, यानी कि अमेरिका का। आगे हैं 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्यक हो गया जब खाली जगह ने विद्युत डायनेमो को खोज की। तो कब किया गया था, तो ये माइकल फैराडे, किसने किया था, ये माइकल फैराडे 1831 में। 1831 में विद्युत की उद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब माइकल फैराडे ने विद्युत डायनेमो की खोज की। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज की। थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया तथा कार्ब्यूरेटर की खोज जो किया था डेमलर ने किया था। आगे हैं पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था। क्या कहा जाता था ये, और राडो रेंज कहा जाता था। पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को रॉड रेंज कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था, कहाँ पर हुआ था ये यूरोप में। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले यूरोप यानी फ्रांस में हुआ था। ये पेंसिल ग्रेफाइट और मिट्टी के मिश्रण से बने होते थे। ग्रेफाइट पेंसिल का उपयोग लेखन और ड्राइंग दोनों के लिए किया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है। इनमें से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है, तो ये टेलीफोन, जॉन लोगी वियर्ड। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार जो किया है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इलेक्ट्रिक बल्ब का थॉमस एल्वा एडिसन ने। चेचक का टीका एडवर्ड जनरल ने। टेलीफोन का ग्राहम बेल ने। डायनेमो का माइकल फैराडे ने। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, आपका डी नंबर। आगे हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसको एटीएम कहा जाता है, नामक कैश मशीन के विकास के श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, तो ये जॉन शेफर्ड बैरन को दिया जाता है, जॉन शेफर्ड बैरन को। ऑटोमेटेड टेलर मशीन नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे स्कॉटिश आविष्कारक जॉन शेफर्ड बैरन को दिया जाता है। आगे हेनरी बुकेरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, किसकी खोज किया था इन्होंने किया था रेडियोधर्मिता का खोज किया था। हेनरी बुकेरल एक फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की। मेरी स्क्वाका क्यूरी यानी मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी के साथ मिलकर उन्होंने इस क्षेत्र में काम के लिए भौतिकी में 1903 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे हैं डगलस एंगलेवर्ड
निम्नलिखित में से किस उपकरण यानी इंटरफेस का आविष्कार किया था? किसका किया था? तो ये कंप्यूटर माउस का। कंप्यूटर का खोज किसने किया था? ये आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर माउस का डगलस एंग्लेवर्ड ने। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी का या जेम्स रेसेल ने। और यूएसबी पोर्ट का अजय भट्टा ने किया था। आगे है प्रकाश के सात घटक रंगों के परिक्रमण की घटना की खोज 1666 में खाली जगह द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? आइजैक न्यूटन के द्वारा। प्रकाश के 7 रंगों के परिक्रमण की घटना की खोज 1666 में आइजैक न्यूटन द्वारा की गई थी। उन्होंने खोज की सफ़ेद प्रकाश के एक किरण शीशे के प्रिज्म के माध्यम से गुजारने के बाद 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ये रंग हैं बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आगे हैं एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थार्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जेनरल ग्रेवियन फर्नहाइट ने। डेनियल गैब्रियल फर्नहाइट ने किया था। थर्मामीटर के आविष्कार पर अनेक वैज्ञानिक ने कार्य किए, जैसे ग्रेड ड्यूक ऑफ टस्कनी, फर्डिनेंड द्वितीय ने शीशे का एक थर्मामीटर बनाया, किंतु यह सही तापमान बताने में असफल रहा। पारे से भरा थर्मामीटर सबसे पहले ग्रेवियन फर्नहाइट ने बनाया था। आगे हैं एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे का खोज जो किया था वो डब्ल्यू रॉन्टजन ने किया था। रॉन्टजन ने आविष्कारक इस प्रकार हैं। डब्ल्यू रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज किया था। मार्कोनी ने रेडियो संचार की। हेनरी बेकुरेल ने रेडियो धर्मिता का। और न्यूटन ने यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था, यानी आविष्कार किया था। अगला है अब विविध से भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा हुआ है। इसको देख लेते हैं। लेज़र का पूर्ण रूप क्या है? लेज़र का पूर्ण रूप क्या होता है? लेज़र का जो पूर्ण रूप होता है वो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। रेडिएशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। लेज़र यानी अर्थात लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एच. मेमन ने 1960 ईस्वी में किया था। आगे हैं E=mc² नामक सूत्र की खोज किसने की थी? किसने किया था? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने E=mc² सूत्र अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। सन 1905 में आइंस्टीन ने द्रव्यमान व ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहा जाता है। आइंस्टीन ने E=mc² का प्रतिपादित कर यह सिद्ध किया कि द्रव्यमान ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक दूसरे से संबंधित है। आगे भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था में तरल के गुण को प्रदर्शित करती है? तो कौन सा अवस्था? तो ये द्रव स्थिति की। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें तरलों का अध्ययन कहा जाता है, अर्थात जो तरल विराम अवस्था में होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, द्रव स्थितिकी कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? सापेक्षता का सिद्धांत जो है ये अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। अल्बर्ट आइंस्टीन से सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था, जिसमें बताया गया कि निर्वात में प्रकाश की गति स्थिर होती है तथा गति की एक पूर्ण भौतिक सीमा भी होती है, जिसको E=mc² के माध्यम से द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता की पता लगाया जाता है। ठीक है, आगे है हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो ये ग्राफ के माध्यम से बहुलक हिस्टोग्राम का उपयोग ग्राफ के माध्यम से बहुलक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है कामिनीदार तुला एक उपकरण है जिसका उपयोग सामान्यतः किस वस्तु का कार्य करने के लिए खाली जगह को मापने के लिए किया जाता है।
किसी वस्तु को कार्य करने के लिए, खाली जगह को मापने के लिए किया जाता है। किसका? तो ये बल को। कामिनीदार तुला यह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल यानी भार को मापा जाता है, जिसे एक कुंडलित कमनी होती है जिस पर बल लगने पर प्रसार होता है यानी फैलता है। आगे है खाली जगह एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। तो किसमें? तो ये स्टेरियोस्कोप में एक ही वस्तु को दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखे जा सकते हैं। आगे हैं गिव मी ऑफ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। उपरोक्त कथन किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का था? किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का था? तो आर्किमेडिस का वैज्ञानिक का प्रसिद्ध कथन है। जमीन में पानी के रिसने का प्रक्रिया को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। इसका प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो ये अंत अस्यंदन कहा जाता है। अंत अस्यंदन। जमीन से पानी के रिसने की प्रक्रिया को अंत अस्यंदन के रूप में जाना जाता है। जलभृत धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा स्तर है जहां भूजल एकत्रित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है? कौन सा है? तो यह है फोटोवोल्टाइक प्रभाव। फोटोवोल्टाइक प्रभाव सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित हैं। फोटोवोल्टिक प्रभाव वह प्रक्रिया जिसके द्वारा फोटोवोल्टिक सेल आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करती है। यह प्रणाली जीरो कार्बन उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है, जो पर्यावरण के लिए अत्यंत लाभकारी है। आगे हैं उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो क्या नाम है उसका? अल्बर्ट आइंस्टीन है। अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ष 1905 में भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आगे हैं इनमें से किसे आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है? किसको माना जाता है? तो गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। गैलीलियो गैलीली एक इतालवी खगोली शास्त्री, भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। इनका जन्म 15 फरवरी 1564 ईस्वी को इटली में हुआ था। गैलीलियो ने अपने खगोलीय परीक्षण से खगोल विज्ञान को नई दिशा प्रदान की तथा आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव रखी। खगोल विज्ञान होने के साथ साथ वे एक कुशल गणितज्ञ, भौतिकीविद और दार्शनिक भी थे, जिसने यूरोप की वैज्ञानिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए गैलीलियो को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक, आधुनिक भौतिक का पिता व विज्ञान का पिता के रूप में भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे हैं विद्युत स्थैतिकी अवक्षेपित्र का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? किसके? तो ये वायु प्रदूषण के लिए किया जाता है। विद्युत स्थैतिकी अवक्षेपित्री जिसको ESP एक फिल्टर रहित उपकरण है जो एक प्रेरित इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बल का उपयोग करके बहाने वाले अपशिष्ट गैस अथवा वायु के धुएं और धूल के महीन कण को हटाता है। आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स का उपयोग वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया जाता है। विशेष रूप से इसका उपयोग विद्युत उत्पादन स्टेशनों पर अपशिष्ट गैसों को हानिकारक कणों को हटाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे हैं 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है? तो किसने बताया था? तो ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कब बताया था? 1752 में। आगे है यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास में ढक दिया जाता है तो लो कुछ समय बाद बुझ जाती है। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। यानी कि
किसी भी आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, एमसीबी का पूरा रूप क्या है, पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म एमसीबी का? तो ये जो होते हैं एमसीबी का, ये हैं एनीमेचर सर्किट ब्रेकर, एनीमेचर सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो विक्रम साराभाई के द्वारा, विक्रम साराभाई के द्वारा। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जिसको कहा जाता है PRL, भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक अनुसंधान संस्थान है जहां अंतरिक्ष एवं इससे संबंधित विज्ञानों पर अनुसंधान किए जाते हैं। इसकी स्थापना 1947 में विक्रम साराभाई ने की थी। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये सादा गिलास जो है ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है। आगे हैं, खाली जगह में लेज़र तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। किस में नहीं किया जाता है? तो माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रोवेव ओवन में लेज़र तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है। यह एक रसोई उपकरण है जो खाना पकाने और खाने को गर्म करने के लिए काम में लाता है। आगे है, लेज़र का प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया खाली जगह कहलाती है। क्या कहलाती है? हेलोग्राफी। ये कहलाती है हेलोग्राफी। लेज़र प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया हेलोग्राफी कहलाती है। यह तकनीक में किसी वस्तु से निकालने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड करके पुनर्निर्मित किया जाता है, जिससे उस व्यक्ति का रिकॉर्ड माध्यम से सापेक्ष छवि में वह स्थिति प्रतीत होती है। इसका आविष्कार हंगरी के भौतिक वैज्ञानिक डेनियस केबर ने सन 1947 में किया था। आगे हैं, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? कितनी बार गिरती है? तो ये प्रति सेकंड 100 बार, प्रति सेकंड ये 100 बार गिरती है। आगे है, MRI किसका संक्षिप्त रूप है? किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये है आपका मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग का है। आगे है, एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती? किस पर निर्भर नहीं करती है? तो स्पीडोमीटर पर, स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करती है। कार की गति जो है स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करती है। कार की गति उसकी दिशा में बदलाव, गति के बदलाव तथा गतिवर्धन में बदलाव पर निर्भर करती है। स्पीडोमीटर एक यंत्र है जो वाहनों की चाल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे है, दूध को समान रूप से वितरित करने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है होमोजेनाइजेशन कहा जाता है, होमोजेनाइजेशन। आगे है, निम्नलिखित में कौन से विकल्प में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है? किस में नहीं है? तो विद्युत उत्पादन में। विद्युत उत्पादन में फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग नहीं किया जाता है। ऊर्जा के अन्य स्रोतों में विद्युत शक्ति का निर्माण विद्युत उत्पादन कहलाता है। विद्युत शक्ति का उत्पादन विद्युत चनित्र के माध्यम से किया जाता है। इसकी खोज माइकल फैराडे ने 1930 में की। कंप्यूटर नेटवर्किंग, सेंसर्स व पावर ट्रांसमिशन में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। आगे है, हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। तो क्या कहलाता है? ये डेलक्वेशंस कहलाता है। डेलक्वेशंस हवा से नमी अवशोषण की प्रक्रिया है। किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन का वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा के अनुपात को अवक्षेपित आर्द्रता यानी नमी कहते हैं। आगे है, GPS का पूरा नाम क्या है? GPS का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली जिसको कहा जाता है हिंदी में। यह एक वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली है जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग ने किया। वर्तमान समय में GPS का उपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा है। आगे है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है? किस पर लागू होता है? तो ये सितारों पर। ये कहाँ पर होता है? सितारों पर होता है लागू। लेज़र इंटरफेरोमीटर
ऑब्जेक्टरी हॉल हाल ही में खबरों में क्यों था? ये क्यों था? तो ये था गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण, गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज। लेज़र इंटरफेरोमीटर ऑब्जेक्टरी भौतिकी का एक विशाल प्रयोग है जिसका उद्देश्य गुरुत्वीय तरंगों का सीधे पता लगाना है। यह MIT, कॉलटेक तथा बहुत ही अन्य संस्थानों का सम्मिलित परियोजना है। यह अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा आयोजित है। आगे हैं गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिक का शाखा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऊष्मा प्रौद्योगिकी। ऊष्मा प्रौद्योगिकी कहा जाता है। गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम के संबंध में से संबंधित भौतिकी की शाखा को ऊष्मा प्रौद्योगिकी कहा जाता है। आगे हैं वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल ऊर्जा के रूप में को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। तो कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ट्रांसड्यूसर एक ऐसा उपकरण है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। आमतौर पर यह एक सिग्नल यानी ऊर्जा के रूप में दूसरे सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। आगे हैं एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। यह किस नियम पर उदाहरण है? तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम के उदाहरण यानी कि गति के नियम। पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम का उदाहरण है। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट। इसे केवल एक ही ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर है। आगे हैं एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये संसंयोजक बल कहा जाता है। संसंयोजक बल किसको कहते हैं? संसंयोजक बल यह एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। आसंजक बल किसको कहते हैं? यह भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आसंजक बल। आगे हैं मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों को काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो किसमें होते हैं? तो हृदय और मस्तिष्क में। आगे इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है? तो कौन सा? ये नीला जो है ये दो प्राथमिक रंगों के मिलाने से नहीं हुआ है। प्राथमिक रंग प्रकाश के वे रंग हैं जिन्हें समान अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। लाल, हरा और नीला रंग को प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कहते हैं। प्राथमिक रंगों को संयोजन से द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। नीला रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से प्राप्त नहीं होता है। आगे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? कौन सा विकल्प इसमें सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा साइक्लोट्रॉन छोटे परिमाण वाले चक्रवातों का मापता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? कौन सी खोज? ये गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का क्या पता लगाना। वर्ष 1915 अल्बर्ट आइंस्टीन ने साधारण सापेक्षता सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत की मदद से 11 फरवरी 2016 को लगी ऑब्जेक्टरी के शोधकर्ताओं ने दो ब्लैक होल्स की टक्कर से निकलने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया। तो यहाँ पर पूरा फिजिक्स समाप्त होता है। अब नेक्स्ट है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री को अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर ये पूरा पढ़ लिए हैं तो केमिस्ट्री का भी वीडियो बहुत जल्द ये एक मास्टर वीडियो ही आने वाला है। इसका भी लगभग 2 घंटा प्लस रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।